पिछले वीडियो में हमने दो सेल्स लिए और उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया और देखा कि उस केस में उस सर्किट का इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आता है। इस वीडियो में हमने उन्हीं दो सेल्स को लेकर अब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है और वापस से अब हम देखेंगे कि इस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या निकल के आता है। उसके लिए आपको एक सर्किट डायग्राम दिख रहा होगा जिसमें मैंने दो सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट किया है। इस सेल की ईएमएफ की वैल्यू E1, इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 और जो करंट उस सेल से निकल रहा है वो I1। यहाँ पे इस सेल का ईएमएफ E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2 एंड करंट I2। ये दोनों से करंट निकलकर इस पॉइंट पे ऐड अप होगा और सम होके इधर चला जाएगा। अब यहाँ पर भी एक रजिस्टर है जो मैंने दिखा नहीं रखा है, वो A और C के बीच में कनेक्टेड होगा और ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना करंट यहाँ से पास हुआ उतना ही करंट वापस यहाँ पहुंचेगा और फिर से डिवाइड हो जाएगा। सो टोटल करंट I जो होगा वो क्या होगा, I1 प्लस I2। अब मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके लिए मैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूंगा। बट अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एक सेल नहीं, इस पाथ में जाऊंगा तो सेल E1 आ जाएगा और इस पाथ पर जाऊंगा तो सेल E2 आ जाएगा। बट हमको पता है कि अगर ये दोनों सेल पैरेलल कनेक्शन में है तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो E1 के लिए हो या E2 के लिए वो सेम ही होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। तो पहले मैं E1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं, वो कितना होगा। सो फॉर E1 पोटेंशियल डिफरेंस होगा VB1, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पर होगा, माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल, तो VB1 माइनस VB2। बट हमको पता है अगर मैं E1 के लिए लिख रहा हूं तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने लिखा था, V क्या होगा, करंट फ्लो हो रहा है तो इस सेल का EMF E1 माइनस यहां से कितना करंट निकल रहा है I1 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1। तो इक्वेशन क्या बन गया, E माइनस IR1। सिमिलरली फॉर सेल E2 पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इज इक्वल टू VB1 माइनस VB2 और सेल E2 के लिए लिख रहे थे तो E2 माइनस IR2 इज इक्वल टू V। अब इन दोनों इक्वेशन से किसको सब्जेक्ट बना लेंगे हम, I1 I2 को। तो यहां से I1 को सब्जेक्ट बनाया तो ये टर्म पूरा उधर जाके V इधर आ जाएगा, तो E1 माइनस V बाय R1 और इधर हो जाएगा E2 माइनस V बाय R2। यहां से I1 I2 मिल गया। अब पता लग रहा होगा मैंने क्यों बनाया है I1 I2 को सब्जेक्ट, बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी इक्वेशन 1 रखी हुई है। अब इस इक्वेशन 1 में जाके मैं I1 I2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। सो I इज इक्वल टू I1 का वैल्यू E1 माइनस V बाय R1, I2 का वैल्यू E2 माइनस V बाय R2। सेपरेट करें तो E1 बाय R1, E2 बाय R2, माइनस V बाय R1 माइनस V बाय R2। ऐसे ही किया जाता है सेपरेट। अब आप देख सकते हो तो ये जो दो टर्म्स है उनको मैंने साथ में लिख दिया और इन दोनों टर्म्स में से माइनस V कॉमन निकाल के बाकियों को जो बचा हुआ था वो ब्रैकेट में लिख दिया, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। अब एलसीएम लेने के बाद यहां क्या हुआ, E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस V ब्रैकेट में R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1 R2। हमारा जो जनरल इक्वेशन V का हमने डिराइव किया था वो क्या था, V इज इक्वल टू E माइनस IR। तो मैं इस इक्वेशन को भी इस फॉर्मेट में ही लेकर आना चाहता हूं। उसके लिए V के साथ कुछ होना चाहिए क्या, नहीं। तो सबसे पहले V को इस पूरे पार्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो इसको भेज दिया LHS में, तो ये यहां पर आ गया, ये एज इट इज, और ये इधर गया तो हो गया माइनस I। अब यहां पर मुझे V के पास ये टर्म नहीं चाहिए, तो इसको इससे भी डिवाइड करेंगे और इसको इससे भी डिवाइड करेंगे। जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो आप देख सकते हो R1 R2 कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ ये वाला टर्म बचेगा जो मैंने लिख दिया R1 R2। और जब मैं I से डिवाइड करूंगा तो क्योंकि ये पूरा टर्म इसके डिनोमिनेटर में जाएगा तो उल्टा होने के बाद R1 R2 ऊपर आ जाएगा और R1 प्लस R2 नीचे बचा रहेगा। आप करके देख सकते हैं, मैंने वो स्टेप दिखाया नहीं है बट जब करोगे तो यही बचेगा। अब देख सकते हो V के साथ कुछ भी नहीं है, तो इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख दिया, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। यहां से एक चीज तो अब आपको क्लियर ही होनी चाहिए कि जिस तरीके से जब वो सेल सीरीज में कनेक्टेड थे तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकाला था,
ऐड अप करके। वैसे ही पैरेलल में कनेक्टेड हो तो पैरेलल को ऐसे ही तो सॉल्व किया जाता है 1/r1 प्लस 1/r2 और उसका रेसिप्रोकल तो r1r2 डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2। बट इस केस में इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या आया, E1r2 प्लस E2r1, मतलब R1R2 का भी पार्टिसिपेशन आया है उसमें। तो अगर आपको ऐसे दो सेल्स का इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना हो तो आपका फॉर्मूला ये बनेगा। अच्छा, अगर n सेल्स होते तो मैं आपको एक बार वापस दिखा देता हूं कि ये तो सॉल्व करने के बाद में आया है, पहले ये कैसा दिख रहा था, ऐसा कुछ E1/r1 प्लस E2/r2। फिर ये तो एलसीएम लेने के बाद वो टर्म बचा है, मतलब ये पूरा टर्म ही मेरे किसके बराबर है, E इक्विवेलेंट के बराबर। तो यहां पर अगर सेल n सेल्स होते तो फॉर n सेल्स मैं क्या लिखता, E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आता, E1/r1 प्लस E2/r2 प्लस डॉट 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 प्लस En/Rn। इस तरीके से आपका निकाला जाता। बट वो E इक्विवेलेंट नहीं होता, वो तो E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट आया। तो अगर मुझे E इक्विवेलेंट निकालना हो तो सबसे पहले इस पूरे पार्ट को सॉल्व करेंगे, और मैंने R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला तो आपको पहले ही दे दिया है कि ये R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है। तो जब आप R इक्विवेलेंट निकाल लो तो यहाँ पे रखकर इसको इधर भेज देना, तो आपको अपना E इक्विवेलेंट भी मिल जाएगा। पर टेंशन की जरूरत नहीं है, इतने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। हमें क्वेश्चन कैसे आएंगे, फॉर एन आइडेंटिकल सेल, याद आया आइडेंटिकल सिमिलर, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया था। तो अगर सेल आइडेंटिकल होता है तो उस केस में जो उनका इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है वो E के बराबर ही बचेगा। अब आपको लगेगा सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो आप देख सकते हो अगर सेल आइडेंटिकल हुआ तो सब सेल का ईएमएफ सेम होगा, यस और नो, यस। सब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम होगा, यस। तो अगर इस पूरे पार्ट को मैं सॉल्व करता तो आप देख सकते हो E ये हो जाता E R प्लस E R डिवाइडेड बाय R प्लस R 2R। ये कितना हो गया 2ER डिवाइडेड बाय 2R, E 2 से 2 कैंसिल, R से R कैंसिल, क्या बच गया E। तो अगर आपको तो याद ही रखना है कि अगर n आइडेंटिकल सेल पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जाए तो उनका जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होता है वो E के बराबर ही होता है, एक सेल के ईएमएफ के बराबर ही होगा। और वही सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, R/N। अब ये R/N आपको सेल्स इन सीरीज, रेजिस्टेंस इन सीरीज और रेजिस्टेंस इन पैरेलल में बताया है कि अगर n आइडेंटिकल सेल हो, सॉरी n आइडेंटिकल रेजिस्टर हो और उनका रेजिस्टेंस निकालना हो तो ये उसका फॉर्मूला होता है। अब अगेन अगर मुझे I निकालना होता तो I क्या होता है, E नेट डिवाइडेड बाय R प्लस R नेट। E नेट की जगह E लिख दिया, R की जगह R, और R नेट की जगह क्या आ गया R/N। एलसीएम लेने के बाद ये n इधर आया तो NR प्लस R, और जो नीचे n था वो ऊपर चला गया। तो याद रखना यहां पे ये सेल n टाइम्स ईएमएफ नहीं हुआ है, ये n किसकी वजह से आया है, नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करने की वजह से। बट जब हमने सीरीज कनेक्शन की बात की थी तो वहां पे इक्विवेलेंट ईएमएफ ही n टाइम्स हो गया था, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एज इट इज और इंटरनल रेजिस्टेंस n टाइम्स R हो गया था। तो बहुत बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस वक्त भी इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालते वक्त n टाइम्स कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। पैरेलल कनेक्शन में इक्विवेलेंट जो ईएमएफ होता है वो E के बराबर होता है। ये n जो यहां पर आया उसका रीजन क्या है, वो नीचे वाले पार्ट को सॉल्व करने के बाद ऊपर पहुंचा है। क्लियर है? बाकी ये सब जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।